हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कि किस प्रकार अंटार्कटिका महाद्वीप जो आज प्रेजेंट टाइम में है, पहले वो गोंडवाना लैंड हुआ करता था, किस प्रकार की वहाँ पे जलवायु हुआ करती थी। फिर वो सेपरेट हो गया, टूट गया और अलग अलग देशों में बंट गया। मनुष्य का आगमन अंटार्कटिका महाद्वीप गोंडवाना लैंड पे हुआ नहीं था। अब यहाँ पर इस पार्ट में ह्यूमन इम्पैक्ट, इसी चैप्टर का, रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 8 का, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का, कि मनुष्य का इम्पैक्ट क्या पड़ा, यानी मनुष्य का प्रभाव क्या हुआ इस पृथ्वी पर। कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ। तो ह्यूमन इम्पैक्ट मानी मीन्स लिख लेना मनुष्य का प्रभाव, मानवता का प्रभाव क्या पड़ा। तो देखिए, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए पैलेटरी 12,000 ईयर्स। ह्यूमन सिविलाइजेशन मनुष्य सभ्यता है, पैलेटरी मानी धरातल। तो मनुष्य सभ्यता का इस धरातल पर लगभग आगमन हुआ 12,000 ईयर्स, यानी 12,000 वर्ष पहले मनुष्य का आगमन इस धरातल पर हुआ। बेरली ए फ्यू सेकंड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। बेरली का मतलब लिख लेना मुश्किल से, और ए फ्यू सेकंड मानी कुछ ही सेकंड हुई है, और जियोलॉजिकल क्लॉक का जरूर अर्थ लिख लेना भौगोलिक घड़ी के अनुसार मनुष्य के आगमन को हुए यहाँ पर कुछ सेकंड हुई है। तो सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि 12,000 साल हो गई, और यहाँ राइटर कह रहा है कि फेयरली ए फ्यू सेकंड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, कि मात्र कुछ सेकंड हुई है भौगोलिक घड़ी के अनुसार। तो आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए। इस पृथ्वी को जो ओल्ड बताया वो 650 मिलियन पहले, और मनुष्य का आगमन 12,000 वर्ष पहले। तो 650 के कैलकुलेशन से देखें कि 650 मिलियन ईयर से पुराना है ये धरातल, पृथ्वी, और आज 12,000 साल हुए मनुष्य को, तो कुछ सेकंड ही मिलेंगे आपको। इन दैट शॉर्ट टाइम, इतने कम समय में, वी हैव मैनेज टू क्रिएट ए क्वाइट रैकस, हमने प्रबंध कर लिया। क्रिएट मानी निर्माण कर दिया, क्वाइट मानी बिल्कुल, और रैकस मानी भीड़ भाड़, भाग दौड़ की जिंदगी है वो यहाँ पर पैदा हो गई। ईचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर, और हमने प्रयास किया, डोमिनेंस करने लगे हम नेचर के ऊपर, नेचर पर कंट्रोल या काबू या कब्जा करने का प्रयास करने लगे, जिसके कारण हमारे विलेज गांव बन गए, टाउन्स कस्बे बन गए, सिटीज शहर बन गए, और मेगा सिटीज और महानगर बन गए, वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, क्योंकि हम डोमिनेंस करना चाहने लगे नेचर पर। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तेजी से मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या, हैज लेफ्ट अस बैटलिंग। तो मनुष्य का आगमन जिस इस धरातल पर हुआ, जो ऊपर आया है डोमिनेंस ओवर नेचर, हम अपना प्रभाव दिखाने लगे प्रकृति पर, और उसको एक्सप्लेन इस लाइन में किया है। रैपिड इंक्रीज मीन्स तेजी से बढ़ती हुई, ह्यूमन मानी मानव, पॉपुलेशन मानी जनसंख्या। तो तेजी से बढ़ती हुई मनुष्य की जो जनसंख्या है, हैज लेफ्ट अस, हम संघर्ष करने लगे, बैटलिंग मीन्स संघर्ष करने लगे, लड़ाई करने लगे, विद अदर स्पेसीज, जो इस धरातल पे दूसरी प्रजातियां थी। स्पेसीज मानी प्रजातियां थी। फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, जो इस पृथ्वी पर सीमित संसाधन थे। लिमिट रिसोर्सेज मीन्स लिख लेना सीमित संसाधन जो इस पृथ्वी पर थे,
उन संसाधनों के लिए हम बाकी प्रजातियों के साथ संघर्ष करने लगे। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। अनमिटिगेटेड बर्निंग का मतलब कभी समाप्त न होने वाला जो फॉसिल्स फ्यूल था, फॉसिल फ्यूल यानी जैविक ईंधन था, हैज नाउ क्रिएटेड, उसको हमने जला जला कर ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, इस पूरे संसार पे कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है उसकी परत बना दी। कभी समाप्त न होने वाले जो बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल थे उनको जलाकर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बना दी। विच इज स्लोली, जिसके कारण, विच को एक्सप्लेन कीजिए यहाँ पर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण इस धरातल पे बढ़ता जा रहा है। कारण है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है वो फॉसिल्स फ्यूल है उसको बर्निंग कर करके और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ रही है, जिसके कारण यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, बट श्योरली, धीरे धीरे सही लेकिन श्योरली है। स्लोली मानी धीरे धीरे, श्योरली मानी निश्चित है। इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, इस पृथ्वी के धरातल का तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ता जा रहा है, एवरेज मानी औसत, ग्लोबल टेम्परेचर मानी धरातल का तापमान धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से बढ़ता जा रहा है। और यही आज वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण कोई समस्या है सभी देशों के सामने, तो वो यही समस्या है कि भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है और इट इज़ द थ्रेटनिंग ऑफ आवर ह्यूमन बीइंग। ये हमारी मानव जाति के लिए एक चेतावनी है कि इसी प्रकार यदि तापमान बढ़ता रहा तो एक दिन ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंटल, जलवायु परिवर्तन, कॉन्टेस्टेड मानी मुद्दा बना हुआ है, इन्वायरमेंटल मानी वातावरण का, डिबेट मानी बहस का, ऑफ आवर टाइम का मतलब आज हमारे समय में सबसे जो बहस का, वाद विवाद का जो मुद्दा बना हुआ है वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आज के टाइम का सबसे महत्वपूर्ण वाद विवाद या बहस का विषय कौन है, तो वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। विश्व में सभी देशों के लिए वाद विवाद का बहस करने का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब यहाँ पर अपने लिए राइटर है वो क्वेश्चन माइंड में क्रिएट करना चाहता है कि विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट इंटायरली, मेल्ट का लिख लेना पिघल जाना, इंटायरली मानी पूर्ण रूप से। तो क्या वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस शीट है, बर्फ की जो परत है वो पूर्ण रूप से पिघल जाएगी? क्वेश्चन है, क्या पिघल जाएगी आइस शीट वेस्ट अंटार्कटिका की, वो भी पूर्ण रूप से? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड, गल्फ स्ट्रीम ओशियन का मतलब जो खाड़ियां हैं उनके अंदर बहने वाली जो जल का प्रवाह है, करंट है, वो डिसरप्टेड हो जाएगा। वो करंट मानी प्रवाह, डिसरप्टेड मानी विधन पड़ जाएगा उसमें। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या इस संसार का अंत हो जाएगा जिसे हम आज जानते हैं? एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या इस संसार का अंत हो जाएगा जिसे हम आज जानते हैं? मे बी नॉट। अब देखिए राइटर ये क्वेश्चन हमारे माइंड में क्रिएट करने के बाद सोचने को मजबूर कर देता है और फिर कहता है मे बी और मे बी नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। श्योर नहीं कह रहा है लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ईदर वे,
ये ध्यान से समझ। इधर वे का मतलब दोनों में से कोई काम तो होगा, या तो ये पृथ्वी नष्ट होगी या ये पृथ्वी बचेगी। अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और ये सब क्वेश्चन माइंड में जो सोचने थे उनका ये कारण था, क्रूशियल एलिमेंट मीनिंग लिख लेना, महत्वपूर्ण तत्व होगा, महत्वपूर्ण बात होगी इस डिबेट में। और वो महत्वपूर्ण बात कौन होगी? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका इस वाद विवाद के विषय में एक महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण भाग होगा। नॉट जस्ट बिकॉज, अब कहीं ये सोच रहे हैं कि अंटार्कटिका, यानी राइटर का कहने का ये पृथ्वी बचेगी तो अंटार्कटिका बचाएगा, नष्ट होगी तो भी अंटार्कटिका ही इसे नष्ट करेगा। इधर वे का मतलब दोनों में से कोई काम तो होगा, और उसमें महत्वपूर्ण रोल होगा अंटार्कटिका का। क्यों होगा वो देखिए क्वेश्चन। नॉट जस्ट, इसलिए नहीं होगा, बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, कि ये संसार में अपने आप में एक अपना एकमात्र ऐसा स्थान है, इसलिए इसका रोल होगा, ये नहीं है। ध्यान से समझना, इट इज नॉट, यानी नॉट जस्ट बिकॉज, कि दुनिया में अपने आप में एकमात्र ऐसा स्थान है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं। विच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, सस्टेन्ड मानी जीवन यापन करना, ह्यूमन पॉपुलेशन मानी मानव जनसंख्या, और नेवर मानी कभी नहीं। ये बात भी नहीं है कि मनुष्य ने कभी यहाँ जीवन यापन नहीं किया इसलिए महत्वपूर्ण है, ये बात भी नहीं है। Therefore remain relatively pristine in this respect, pristine का लिख लेना अत्यधिक स्वच्छ। जब मनुष्य यहाँ रहा नहीं, इसका मतलब ये बहुत ही पवित्र और शुद्ध स्थान है इसलिए महत्वपूर्ण होगा, ये बात भी नहीं है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, तो फिर कौन सी बात है जो अंटार्कटिका इतना महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, वो यहाँ पर है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बिकॉज इट होल्ड इन इट्स आइस कोर 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट लेयर ऑफ आइस। ये लाइन ध्यान से पढ़िए, ये कारण है अंटार्कटिका के महत्वपूर्ण रोल निभाने का। इसलिए कि आइस कोर कि इट होल्ड्स, होल्ड्स मानी इसके अंदर जमी पड़ी है, होल्ड्स मानी जमी हुई है, इन आइस कोर 500,000 यानी लगभग 500 करोड़ वर्षों पुरानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो रिकॉर्डेड ट्रैप्ड इट लेयर्स, ट्रैप्ड मानी फंसी हुई है, लेयर्स मानी इसकी परतों के अंदर। तो जो आज अंटार्कटिका महाद्वीप जम गया, जैसे चैप्टर के शुरू में आया था, 500 करोड़ वर्ष तक अंटार्कटिका फलता फूलता रहा। वहाँ क्लाइमेट आज जैसा नहीं था, जलवायु गर्म थी, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उस समय थी, लेकिन वो बर्फ हुई, जम गया, जमने से उसके जो बर्फ की परतें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जम गई और वो फंसी हुई है आज वहाँ पर, ट्रैप्ड मानी फंसी हुई है। इफ़ वी वांट टू स्टडी, और यदि हम इस बारे में और अध्ययन करना चाहते हैं और एग्जामाइन और निरीक्षण करना चाहते हैं कि अर्थ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, की पृथ्वी पहले कैसी थी, वर्तमान में कैसी है और भविष्य में क्या होगा इस पृथ्वी का, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो हमें अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका जाना चाहिए। तो ये कारण है कि वहाँ करोड़ों वर्षों पुरानी गैस आइस की परतों में फंसी पड़ी है, और यदि भूमंडल गर्म हुआ और वो परतें हैं वो पिघली, तो उसके अंदर फंसी कार्बन डाइऑक्साइड आज एक जहरीली गैस के रूप में बन चुकी है। और ये आपने सुना होगा कई बार, जो जनरल नॉलेज के आधार पे आप अपने न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ कहीं भी पढ़िए, तो उसमें ओजोन परत में छेद हो रहा है और वो अंटार्कटिका महाद्वीप पे हो रहा है। वो यही कारण है, भूमंडल गर्म होने से वहाँ की जो लेयर्स हैं आइस की वो पिघल रही हैं, मेल्ट हो रही हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस बनकर आसमान में ऊपर उठ रही है और वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए।
स्टूडेंट ऑन आइस, ये एक कार्यक्रम का नाम है, जो प्रोग्राम है एक। आई वॉज वर्किंग विद ऑन ली सोकेलेस्की, मैं काम कर रही थी ली सोकेलेस्की जहाज पर। एम टू डू एग्जैक्टली, और इस जहाज का एक ही एम्स था, लक्ष्य था। एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, कि हाई स्कूल के छात्रों को इस पृथ्वी के अंतिम छोर पर ले जाया जाए, और प्रोवाइडिंग देम, और उनको उपलब्ध करवाया जाए, विद अंपायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, प्रेरणादायक शिक्षा सीखने का अवसर उन्हें दिया जाए। तो स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम है जो हाई स्कूल के स्टूडेंटों को एंड ऑफ द अर्थ पे ले जाया जाए और उनको प्रेरणादायक शिक्षा सीखने का अपॉर्चुनिटी दी जाए। और ये शिक्षा क्या काम आएगी मानव के लिए? विच विल हेल्प देम फॉस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी मदद करेगी। फॉस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग मानी एक नए तरीके की समझ हमारे अंदर पैदा होगी। फॉस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग मीन्स लिख लेना, एक नई सोच, एक नई समझ पैदा होगी। एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और हम सम्मान करना शुरू कर देंगे अपनी इसे धरातल का, यानी जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, अर्थ कहते हैं। प्लेनेट मानी ग्रह, और यहाँ कौन से ग्रह की बात हो रही है? पृथ्वी की बात हो रही है। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचिए, यदि ये पृथ्वी नहीं रहेगी तो मानव कहाँ से रहेगा? आज जो युवा पीढ़ी है वो इस पृथ्वी को रिस्पेक्ट की दृष्टि से नहीं देख रही है। हम जहाँ कहीं भी कूड़ा कचरा बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, बिल्कुल केयरलेस है। अरे हम उस चीज़ के प्रति केयरलेस हो रहे हैं जिसके बिना हमारा जो अस्तित्व है वो संभव ही नहीं है। इसलिए अगर हाई स्कूल के स्टूडेंटों को वहाँ ले जाओ और वो अध्ययन करेंगे और देखेंगे तो एक नई समझ पैदा होगी, और नई समझ का नाम है कि रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, हम इस धरातल का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे इसकी। इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और इस ऑपरेशन को चलाते हुए 6 साल हो गई है। हेडेड बाय कनाडियन, और इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति है वो कनाडा का है, जिसका नाम है जॉफ ग्रीन। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज, जो ऊब गया है, थक गया है। कार्टिंग सेलिब्रिटीज का मतलब प्रसिद्ध व्यक्तियों को ले जाते रिटायर्ड व्यक्ति यानी सेवानिवृत्त लोगों को ले जाते रिच क्यूरियसिटी सीकर, जो बहुत उत्सुक जिज्ञासा रखते हैं उनको ले जाते थक गया है। क्योंकि हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, क्योंकि ये उम्र दराज लोग हैं जो वहाँ जाकर वापस लौटते हैं तो हमारी मानव जाति को लिमिटेड वे में ही कुछ दे पाते हैं, सीमित मात्रा में ही कुछ ज्ञान दे पाते हैं। विद स्टूडेंट ऑन आइस, लेकिन छात्रों को यदि इस बर्फ पर ले जाया जाए, ही ऑफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए यही नीति निर्माता होंगे। जनरेशन मानी पीढ़ी, पॉलिसी मेकर मानी नीति निर्माता, और फ्यूचर मानी भविष्य। तो आने वाली पीढ़ी के नीति निर्माता यही युवा पीढ़ी होगी। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, इन्हें जीवन परिवर्तन होने का अनुभव होना चाहिए। एट एन एज, इस आयु में, व्हेन दे आर रेडी टू अब्जॉर्ब, क्योंकि वो सब कुछ ग्रहण करने के लिए रहते हैं तैयार। अब्जॉर्ब मानी ग्रहण करना, लर्न मानी सीखना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मानी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ऑलवेज दे आर रेडी, वो रहते हैं हमेशा तैयार। इसलिए इन लोगों को वहाँ पर ले जाया जाए। तो नेक्स्ट देखिए, द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, यही कारण है कि ये प्रोग्राम वो बहुत ही सफल रहा। बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, क्योंकि इसके बिना असंभव था इस दक्षिणी ध्रुव पर जाना। साउथ पोल का मीनिंग लिख लेना, दक्षिणी ध्रुव। इस पृथ्वी पर 2 ही ध्रुव माने जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉट टू बी अफेक्टेड बाई इट, और वहाँ जाए और बिना प्रभावित हुए आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है।
असंभव है कि कोई दक्षिणी ध्रुव पे जाए और नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और बिना प्रभावित हुए आ जाए, ऐसा असंभव है। इट इज इजी टू बी ब्लेज अबाउट ए पोलर आइस कैप, बहुत आसान है वहां पर बैठकर पोलर आइस कैप मेल्टिंग। पोलर आइस कैप मेल्टिंग का लिख लेना, बर्फ की चोटियां जब बैठकर देखोगे तो पिघलती हुई नजर आएंगी। while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, जब हम आराम पूर्वक बैठकर देखेंगे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का लिख लेना, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रेटिंग, ये देखिए रिट्रेटिंग, लेकिन जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तो ग्लेशियर मानी बर्फ आपको रिट्रेटिंग करता हुआ नजर आएगा, पीछे हटता हुआ नजर आएगा। ध्यान से समझिए, पीछे हटने का भावार्थ कुछ और ही है। यहाँ पर आप वहां जाकर देखोगे अपनी आंखों से तो बर्फ है वो हमेशा बाहर की तरफ से पिघलना शुरू होती है। तो जब आप वहां बैठकर देखोगे तो बर्फ का जो बाहरी जो सिरा है वो पिघलता हुआ नजर आएगा और आपको लगेगा जैसे बर्फ पीछे हटती जा रही है। तो ये है ग्लेशियर रिट्रेटिंग का मीन्स, कि वहां बैठकर देखेंगे तो बर्फ ऐसे लगेगी जैसे वो पीछे हटती जा रही है। वो बर्फ पीछे नहीं हट रही है, वो बर्फ पिघल रही है। आइस शेल्विज कोलेप्सिंग, और थोड़ी देर बैठ के देखोगे तो वहां जो बर्फ की जो चट्टाने थी वो कोलेप्सिंग होती हुई नजर आएंगी, यानी वो मेल्ट हो जाएगी कंप्लीटली और पानी में बदल जाएंगी। तो कोलेप्स मानी नष्ट हो जाएंगी वो। यू बिगन टू रियलाइज, ये देखोगे तो तुम्हें एहसास हो जाएगा, द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि जो भूमंडल गर्म होने की चेतावनी दी जा रही है वो वेरी रियल है, वास्तव में है वो। तो अब तो समझ में आया ग्लेशियर रिट्रेटिंग का मतलब। बर्फ की चट्टानें हैं वो आगे से पिघलती हुई धीरे धीरे बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगी और वो चट्टानी गायब हो जाएगी। तब आपको समझ में आएगी कि वास्तव में भूमंडल चेतावनी, गर्म होने की जो चेतावनी दी जा रही है वो वेरी रियल है। तो नेक्स्ट देखिए, अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसका बिल्कुल साधारण इकोसिस्टम है। पारिस्थितिकी जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल साधारण है। ये क्वेश्चन बनता है कि अंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी जीव संतुलन है, वो वहाँ का बिल्कुल क्या है, साधारण है। लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मानी जैव विविधता, लेक मानी कमी, वहाँ जैव विविधताओं की कमी है। इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, इसलिए बिल्कुल पूर्ण स्थान, अच्छा स्थान है अध्ययन करने के लिए। कि हाउ लिटिल चेंज इन द इन्वायरमेंट, कि हाउ लिटिल चेंज, थोड़ा सा परिवर्तन होता है ना वातावरण में, कैन बी बिग रिप्रेकेशंस, तो उसके परिणाम बहुत बड़े बड़े निकलते हैं। बिग रिप्रेकेशंस का लिख लेना, बड़े रिजल्ट। तो वातावरण में थोड़ा सा परिवर्तन होने से वहां परिणाम बहुत बड़े और भयानक होते हैं। ये नहीं कि भूमंडल का तापमान सीधा ही 10 सेंटीग्रेड बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। पॉइंट में सेंटीग्रेड बढ़ता है तो अपने को लगता है मामूली सा बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है। ये सेंस है इसका कहने का कि लिटिल चेंज इन द इन्वायरमेंट, थोड़ा सा मामूली सा परिवर्तन होता है इन्वायरमेंट में तो उसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। टेक द माइक्रोस्कोप फेटोपेकेलेटिन, आप लेकर देखिए सूक्ष्मदर्शी फेकेटोपेलेटिन, दोज ग्रासेज ऑफ द सी नूरिस। ये एक फेटोपेकेलेटिन एक समुद्री घास है जो नूरिश करता है, वहाँ पर पालन पोषण करता है और सस्टेन, जीवन देता है। सस्टेन यानी जीवन यापन करवाता है। इंटायर साउदर्न ओशियन फूड चेन, पूरे दक्षिणी महासागर की भोजन की श्रृंखला बन जाता है। फूड चेन का मतलब भोजन की श्रृंखला। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये एक कोशिकीय पौधा होता है। ये जो जलीय पौधा है फेटापोकेलेटिन जो समुद्र के किनारे पाया जाता है, ये सिंगल सेल्ड प्लांट होता है। सेल्ड मानी कोशिका, सिंगल मानी एक
प्लांट्स मानी पौधा। तो सिंगल सेल्ड प्लांट है। यूज द सन एनर्जी टू असिमिलेट, ये सूर्य की जो एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, उसको अवशोषित करता है। असिमिलेट कार्बन, कार्बन को अवशोषित करता है। सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वंडर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को कंप्लीट करने के लिए ये पौधा जरूरी है। साइंटिस्ट वार्न, वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, दैट ए फर्दर डिप्लेक्शन इन द ओजोन लेयर, और यदि आगे डिप्लेक्शन यानी छेद होता गया ओजोन लेयर के अंदर, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फेटोपेकेलेटिन, तो प्रभावित हो जाएगी इससे के क्रियाकलाप किसके, फेटोपेकेलेटिन के। तो फेटोकेलेटिन जो एक समुद्री घास है जो वहाँ की भोजन श्रृंखला का काम करता है, यदि इसमें और ज़्यादा ओजोन परत में छेद होता गया तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो वहाँ पर नष्ट हो जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का कार्य करता है ये पौधा। और जब ओजोन में डिप्लेक्शन होता जाएगा तो ये ओजोन की जो पैराबैंगनी किरणें आती हैं जहरीली, उनसे पौधा है उसकी एक्टिविटीज नष्ट हो जाएंगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ेगी वहाँ पर, और बढ़ेगी, और ओजोन में छेद होगा तो वो अंटार्कटिका फिर पिघलना फास्टली शुरू हो जाएगा। विच टर्न विल अफेक्ट द लिव्स ऑफ ऑल मेरीन एनिमल्स, जिसका दुष्प्रभाव सभी प्रकार के ऑल मेरीन एनिमल्स का, लिख लेना, समुद्री जीवों पर प्रभाव पड़ेगा। बर्ड्स ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र में रहने वाला जो पक्षी है पेंगुइन नाम का, यहाँ नाम दिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, बर्ड्स ऑफ रीजन, उस क्षेत्र में रहने वाले जो पक्षी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेंगुइन नाम का बर्ड, उनकी क्रियाकलाप और वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। एंड द ग्लोब कार्बन साइकिल, और इस पूरे मंडल का कार्बन साइकिल है वो भी चेंज हो जाएगा। इन द पैराबल ऑफ द फेटोपेकेलेटिन, इसी के समानांतर ये जो फेटोकेलेटिन समुद्री घास है, देर इज ए ग्रेट मेटाफोर ऑफ एग्जिस्टेंस, जो महत्वपूर्ण है वहाँ की परिस्थितियों के लिए, इसलिए कहा है टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बिग थिंग विल फॉल इनटू प्लेस, तो बड़ी चीज़ें निश्चित रूप से अपने स्थान पर सही तरीके से हो जाएंगी। तो ये था इस वीडियो का सेकंड पार्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इसका शेष और लास्ट पार्ट बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।